क्वेश्चन 110% पूछे जाएंगे और इससे बाहर कुछ नहीं होंगे। तो इसी तरह का अगर आप डेली वीडियो चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें ताकि इसका बेनिफिट और भी दूसरों को मिल सके। तो बात ज़्यादा नहीं करते हुए आप हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला पॉइंट देखिए क्या है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया गया है। तो आइए क्या 21 फरवरी को जो मनाया गया है, कौन सी दिवस मनाया गया हाल ही में? अंतर्राष्ट्रीय दिवस में मातृभाषा दिवस मनाया गया है। तो आइए इसका कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट कर लेते हैं हम लोग। तो जैसे है अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, यानी हर साल 21 फरवरी को विश्व स्तर पर मनाया जाता है ताकि भाषाई और सांस्कृतिक विविधता और बहुभाषावाद को मान्यता दी जा सके। क्या होता है, ये क्यों मनाते हैं हर साल अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस 21 फरवरी को? इसलिए मनाते हैं कि ताकि भाषाई और संस्कृति विविधता और बहुभाषावाद को क्या मिल सके, मान्यता मिल सके। जैसे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट है, इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस समारोह का विश्व शिक्षा और समाज में समावेश के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देना। इस बार जो मनाया गया था किस लिए मनाया गया था? शिक्षा और समाज का विषय में था। इससे बहुभाषावाद को समाज में क्या किया जाए, बढ़ावा दिया जाए। और आइए देखते हैं ये किस चैरिटी से जुड़ा हुआ उसका भी जिक्र कर लेते हैं, इस पॉइंट में दिया है। तो जैसे क्या है, यूनेस्को ने नवंबर 1999 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा मनाए जाने का फैसला किया था। तब से लेकर हर साल 21 फरवरी को इसे मनाया जाता है। कौन मनाया था? यूनेस्को ने नवंबर 1999 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा मनाया था और उसी दिन से 21 फरवरी को इसको अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो अब सवाल आता है मेरे पास कि क्यों चुनी गई 21 फरवरी को ही मातृभाषा दिवस, 21 तारीख को ही क्यों मनाया जाए, अदर डेट क्यों नहीं? तो उसका देखिए अगला पॉइंट में, इस पॉइंट में देखिए कितना अच्छा से डिफिनेशन में जिक्र किए हैं। 21 फरवरी 1952 में क्या हुआ था, ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट और समाज के कुछ कार्यकर्ता ने तत्कालीन पाकिस्तानी सरकार की भाषाई नीति का विरोध किया था। क्या था, 21 फरवरी 1952 में ढाका यूनिवर्सिटी जो है, जो कि बांग्लादेश में है, वहाँ का एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ के कुछ सामाजिक और स्टूडेंट ने, वहाँ के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने पाकिस्तान सरकार की भाषाई नीति का क्या किया था, विरोध किया था। उस समय बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों एक ही साथ थे। पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान ये सब इंडिया में थे। तो विभाजन कब हुआ है? 1947 में आज़ादी के समय हमारे भारत से क्या हुआ, बांग्लादेश और पाकिस्तान का विभाजन हो गया। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान एक देश बन गए थे। बाद में दोनों की भाषा में नहीं जमी, फिर राइट हुआ, उसके बाद उसके लिए हक के लिए लड़ा। तो उसके बाद क्या हुआ, बांग्लादेश एक अलग देश बन गए और पाकिस्तान अलग देश बन गए। तो वहाँ है पाकिस्तान में और बांग्लादेश में बंगाली चलते हैं, बंगाल भाषा। तो दोनों में नहीं जम रहा था। क्या किया, उसी को बढ़ावा देने के लिए, उसकी मांग करने के लिए कि पाकिस्तानी सरकार हमारी भी भाषा को कुछ मान्यता दे, तो उसको लेने के लिए क्या किया था, बांग्लादेश का कुछ सामाजिक कार्यकर्ता और कुछ स्टूडेंट्स से इसका विरोध किया। तो उसके बाद जब इसका प्रदर्शनकारियों ने विरोध किया तो पुलिस ने क्या किया, गोलियां बरसाई। लेकिन विरोध ही नहीं रुका। क्या हुआ, जो विरोध कर रहा था वो नहीं रुका, हम अपना हक लेके रहेंगे। और अंत में सरकार को बंगाल भाषा को आधिकारिक दर्जा देना पड़ा। जब क्या किया, पाकिस्तानी ने क्या किया, उसको बंगाल भाषा का आधिकारिक तौर पे दर्जा दे दिया। जैसे अगला पॉइंट है, देखिए यहाँ क्या कहता, हाल ही में प्रभा वर्मा ने कुंचन नाबियर पुरस्कार जीता। कौन? हाल ही में प्रभा वर्मा ने कुंचन नाबियर पुरस्कार जीता। तो इसका कुछ मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं।
तो कवि प्रभा वर्मा को मलयालम भाषा में, किस भाषा के लिए उसको मिला था? मलयालम भाषा में साहित्य के उत्कृष्ट योगदान के लिए इस साल की महाकवि कुंचन नाबियार पुरस्कार के लिए चुना गया। किसके लिए? मलयालम भाषा में वो लिखते थे साहित्य, तो बहुत बड़ी सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, बहुत बड़ा योगदान दिया, तो उसके लिए महाकवि कुंचन नाबियार पुरस्कार के लिए चुना गया है। अभी मिला नहीं है दोस्तों। और इसका जो निर्णय मंडल के अध्यक्ष है इंद्र बाबू ने यह एक बयान में कहा कि पुरस्कार के तहत में 25,000 रुपया राशि दी जाएगी। और इस पुरस्कार की स्थापना कुंचन नाबियार स्मृति ट्रस्ट द्वारा की गई थी। सिद्ध कवि था, उसकी विरासत को बढ़ाने के लिए इसका आयोजक किया था। कहा कि इस पुरस्कार वर्मा को अप्रैल के पहले सप्ताह में आयोजित एक समारोह में प्रदान किया जाएगा। अप्रैल मंथ का जो पहला ये है सप्ताह, उसी में इसको क्या है, उस समारोह होगा, उस समारोह में उसको बुलाए जाएंगे और उसी में उसको पे। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट है, हाल ही में फांसी की सज़ा पाने वाली स्वतंत्र भारत की पहली महिला बनी कौन? शबनम बना है। पहली जो महिला है स्वतंत्र भारत की, शबनम को क्या किया है? पहली स्वतंत्र महिला है जो फांसी की सज़ा सुनाई जाएगी। स्वतंत्र अब तक नहीं हुआ, 1947 से अब तक किसी भी महिला को फांसी नहीं हुआ था, चाहे तो उम्र कैद हुआ था या और कोई सज़ा मिला था, लेकिन उसकी फांसी नहीं हुई थी। तो ये पहली महिला है शबनम जिसको स्वतंत्र भारत में पहली बार उसको फांसी की सज़ा सुनाई है। तो आइए कुछ शबनम का बारे में जान लेते हैं। शबनम कहा कि अमरोहा के रहने वाली है। अप्रैल 2008 में प्रेमी के साथ मिलकर अपने 7 परिजनों ये क्या था, कुल्हाड़ी से काटकर बेरहमी से हत्या कर दी थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शबनम की फांसी की सज़ा बरकरार रखी। क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने? इसकी फांसी की सज़ा बरकरार रखा। 2008 से जोड़ लीजिए, कब कितना हुआ? 8 दूना 16, 16 4 20, यानी 14 साल के बाद इस मामला को अब भी बरकरार रखा। उसके बाद राष्ट्रपति के शबनम के जो पक्ष वकील थे उन्होंने क्या किया, राष्ट्रपति को भी उसकी याचिका दायर किया। तो उन्होंने भी क्या किया, राष्ट्रपति ने भी उसकी याचिका को खारिज कर दिया कि इतना बेरहमी बेहत्या से नहीं किया जाता। चलिए आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है हमें, जैसे मध्य प्रदेश राज्य में स्वास्थ्य स्थिति विदेश शहर में सुषमा स्वराज की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। कौन? मध्य प्रदेश में जो एक राज्य है, उस राज्य में क्या होगा, विदिशा शहर है जिसमें सुषमा स्वराज की प्रतिमा की क्या किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है शिवराज चौहान ने रविवार को घोषणा किया। कौन किया है? जो कि बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने ही क्या किया, घोषणा की है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज की प्रतिमा प्रदेश के विदेश में स्थापित की जाएगी। प्रदेश का जो विदिशा में जो है उसकी स्थापित की जाएगी। विदिशा लोकसभा सीट से वह भाजपा सांसद भी थी, और वही कहाँ से? सुषमा स्वराज विदिशा जो लोकसभा सीट था उसी से वो सांसद थी। चौहान ने रविवार को कहा अपने निवास पर सुषमा स्वराज की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। इस दौरान उनके मंत्रिमंडल के कुछ मंत्री एक पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद थे। वहाँ कुछ मंत्रिमंडल के कुछ मंत्री एवं एक उसके पार्टी के नेता क्या थे, मौजूद थे, उपस्थित थे, प्रेजेंट थे। पुष्पांजलि अर्पित करते हुए चौहान ने कहा विदिशा के विकास में सुषमा स्वराज का योगदान अतुलनीय रहा। क्या रहा? बहुत बड़ी योगदान रहा, बहुत भूमिका रहा। जो भी मध्य प्रदेश का विकास हुआ है उसमें चौहान ने कहा कि इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही है। किसका? सुषमा स्वराज की। हमने तय किया है कि विदिशा स्थित टाउन हॉल में उनकी प्रतिमा स्थापित की जाए। तो उसको क्या किया जाए, विदिशा स्थित टाउन में के हॉल में उसका क्या किया जाए, एक प्रतिमा को स्थापित किया जाए ताकि उसके कार्य को नहीं भूले, उसकी सामाजिक कार्य जो किया उसको नहीं भूला जाए। तो ये देखते हैं अगला पॉइंट है। जयशंकर और राजनाथ सिंह ने श्रद्धांजलि दिया। सुषमा स्वराज को क्या किया, जयशंकर और राजनाथ सिंह ने दोनों क्या किया, श्रद्धांजलि दिया।
चलिए आइए अगला पॉइंट देखते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को सुषमा स्वराज की 69वीं जयंती पर उन्हें याद किया। कितना उसकी ये जन्मदिन जो था 69वां था, यानी इसके 70 साल हो गई, उन्हें याद किया और कहा कि उनकी कमी हमेशा महसूस होगी। और क्या कहा, कौन, विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि उसकी कमी अब भी हमें महसूस होगा। स्वराज के साथ अपनी तस्वीर साझा करते हुए जयशंकर ने ट्वीट किया, सुषमा स्वराज की जयंती पर उसका स्मरण, उसकी कमी हमेशा महसूस होगी। पिछली राजग सरकार में सुषमा स्वराज जब विदेश मंत्री थे तब 3 साल तक जयशंकर ने भारत के विदेश सचिव के तौर पर काम किया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी क्या किया था, स्वराज की जयंती पर उन्हें नमन किया और कहा कि उन्होंने भारत का स्तर देश और विदेश में ऊंचा करने के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया। क्या किया, विदेश में जो भारत का योगदान यानी सर्वनाम बढ़ाया, तो बहुत बड़ी योगदान था किसका, सुषमा स्वराज की बात हो रही थी, सुषमा स्वराज की बात हो रही है। सिंह ने ट्वीट में कहा कि स्वराज एक प्रखर वक्ता थी और प्रबल व्यक्तित्व के साथ साथ सादगी और संजीदगी की मिसाल था। चलिए आइए देखते हैं अगला पॉइंट है। जैसे है, महेंद्र सिंह कन्याल ने सीरिया में भारतीय राजपूत के रूप में नियुक्ति किया गया। महेंद्र सिंह कन्याल ने सीरिया में भारत के रूप में क्या हुआ, नियुक्ति किया गया है। जैसे कि रासायनिक महेंद्र सिंह ने कन्याल को सीरिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्ति किया गया है। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय ने बताया कि कन्याल इस समय सूरीनाम में भारत के प्रभावित सीरिया को अनुदान एवं सहायता मुहैया करा रहा है। क्या करा, अनुदान मुहैया करवा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने पिछले हफ्ते बताया था कि अरब गणराज्य के अनुरोध पर सीरिया को 2000 मीट्रिक टन चावल बतौर उपहार दे रहा है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है। जैसे हाल ही में नई दिल्ली शहर में श्री गुरु रविदास विश्रा महापीठ राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया गया। क्या किया गया, हाल ही में नई दिल्ली शहर में श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ का क्या किया, राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया गया। तो आइए देखते हैं इसका कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। गुरु रविदास विश्व महापीठ के राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर शनिवार नई बस्ती ललितपुरा में बीके इंटर कॉलेज में बैठक हुए। उसकी अध्यक्षता महापीठ के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर चरण सिंह लिसारी ने की थी। इसका कौन किया था, डॉक्टर राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है डॉक्टर चरण सिंह लिसारी ने क्या किया, इसकी अगुवाई की। उन्होंने बताया कि अधिवेशन 21 फरवरी को दिल्ली के विज्ञान भवन में होगा। कहाँ होगा, विज्ञान भवन में होगा। इसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मुख्य अतिथि रहेंगे। इसका जो मेन चीफ ऑफ गेस्ट रहेंगे, कौन रहेंगे, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जो प्रेजेंट में भी है। महापीठ के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद दुष्यंत गौतम, राष्ट्रीय अध्यक्ष व हरिद्वार के ज्वालापुर से विधायक सुरेश राठौर अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे। अधिवेशन में गुरु रविदास के देश भर की अनुयायी डेरा प्रमुख समाज के प्रतिनिधि शामिल होंगे। साथ ही हरियाणा के राज्यपाल और सत्यनारायण, कौन कौन, हरियाणा के राज्यपाल और सत्यनारायण आर्य, उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य समेत कई केंद्र मंत्री भी आदि शामिल होंगे। अगर अधिवेशन में सामाजिक उत्थान के लिए कई प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। बैठक में कॉलेज के प्राचार्य मुरारी लाल निमेश, डॉक्टर सत्येंद्र अशोक, डॉक्टर मनोज जाट
जाटव, आनंद प्रकाश जाटव, विजेंद्र सागर, मदन गौतम आदि सब, ये सब क्या थे, मौजूद थे वहाँ पे। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है। देश के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन हाल ही में केरल राज्य में किया गया। डिजिटल विश्वविद्यालय का जो उद्घाटन किया गया हाल ही में कहाँ किया गया है, केरल में। चलिए आइए इसका कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। केरल ने शैक्षणिक क्षेत्र में प्रगति की ओर एक बड़ा कदम बढ़ाते हुए देश के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय की शुरुआत की। तिरुवनंतपुरम के पास मंगलापुरम स्थित टेक्नो सिटी में इस विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया। तो आप लोग दो चीज़ इसमें याद रखिएगा, कौन कौन, तिरुवनंतपुरम के मंगलापुर स्थित टेक्नो सिटी में क्या हुआ, इसका विश्वविद्यालय का क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने समारोह की अध्यक्षता की। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने विश्वविद्यालय पट्टिका का अनावरण किया, जो कि केरल डिजिटल विज्ञान, नवाचार एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के चांसलर भी है। क्या हुआ, जो इस डिजिटल का क्या क्या उद्घाटन किया, डिजिटल विज्ञान नवाचार एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के क्या है, चांसलर भी है। मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समारोह को क्या किया, संबोधित किया। तो उद्घाटन संबोधन के दौरान खान ने कहा, डिजिटल विश्वविद्यालय की शुरुआत राज्य द्वारा नई प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव के लिए उसका उपयोग करने के संकल्प का हिस्सा है। श्री नारायण गुरु ओपन विश्वविद्यालय की शुरुआत समेत उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा की गई हालिया पहल की प्रशंसा करते हुए राज्यपाल ने कहा, जीवन के हर पहलू में ज्ञान, साहस, बेहतर समझ, स्वीकार्यता और एकता लाता है और साथ ही अपने अज्ञानता को चंगुल से मुक्त कराता है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है। जैसे नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की सबसे बड़ी सुअर पालन परियोजना मेघालय राज्य में शुरू हुआ। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने मेघालय में सुअर पालन मिशन के अंतर्गत सहकारिताओं के माध्यम से सुअर पालन क्षेत्र को विकसित करने के लिए मेघालय सरकार को 220.50 करोड़ रुपया की परियोजना को मंजूरी दी गई है। मेघालय सरकार ने सहकारिताओं के लिए शीर्ष वित्त पोषण निकाय NCDC की सहायता से भारत की सबसे बड़ी सुअर पालन परियोजना का सूत्रपात किया और श्री कोनराड संगमा मुख्यमंत्री मेघालय से वित्तीय सहायता की पहली किस्त के रूप में लगभग 53 करोड़ रुपया के अंतर पर राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, ये परियोजना तत्काल लागू की जाएगी क्योंकि यह गांव में किसानों की आर्थिक दिशा और दशा को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसान की आय दोगुनी करने के लिए आह्वान के लिए धन्यवाद दिया, जिसके लिए यह परियोजना निर्देशित है। इस परियोजना में आत्मनिर्भर भारत शामिल है क्योंकि यह न केवल मेघालय में सुअर मांस के आयात का विकल्प बनेगा बल्कि स्वच्छ सुअर मांस उत्पाद का निर्यात भी करेगा। इस कार्यक्रम को श्री प्रिस्टनो ने 3 संगना उप मुख्यमंत्री मेघालय द्वारा भाग लिया गया। चलिए आइए देखते हैं अगला पॉइंट है। हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन केंद्र मंत्री ने गहन मिशन इंद्रधनुष 0.3 लॉन्च किया।
तो इसका मुख्य बिंदु है, यह मिशन 2 राउंड में आयोजित किया जाता है। ये मिशन कितना राउंड में आयोजित किया जाता है, तो 2 राउंड में। पहला चरण 22 फरवरी 2021 से शुरू होगी। देखिए मिज़ोरम स्थापना दिवस 20 फरवरी को मनाया गया। तो मिज़ोरम जो है स्थापना कब हुआ है, 20 फरवरी 1987 को मिज़ोरम को पूर्ण राज्य की दर्जा मिला था। साथ ही अरुणाचल प्रदेश भी इस स्थापना रहा है। 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश को मिज़ोरम दोनों राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया था। जिस तरह बिहार से छटके बना है ना, झारखंड बना, असम बना, उसी तरह राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश के लोगों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। उसके बाद अपनी बधाई संदेश में पीएम मोदी ने कहा कि मिज़ोरम की स्थापना दिवस पर मिज़ोरम के सभी बहनों और भाइयों को ढेर सारी शुभकामनाएं। पूरे देश को मिज़ोरम की संस्कृति पर गर्व है। दुनिया मिज़ोरम के लोगों को दयालु और विनम्र स्वभाव के लिए जानती है। राज्य समुचित विकास की। आज के लिए इतना ही काफ़ी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कीजिएगा और मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों का ही सपोर्ट मेरा अगला वीडियो तय करेगा कि हमको बनाना है या नहीं।